बाकी होमवर्क जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने सवाल एक दिया था आपको होमवर्क में, वो कहाँ लिखा था हमने, किस सवाल के नीचे लिखा था? पास पेपर के नीचे ही लिखा था मेरे ख्याल से, पास पेपर के नीचे ही लिखा था। ये वाला था ना। अब बता दें, बस एंट्रीज बता दें कितने से हुई हैं। डेटा डेबिट कितने से? 4,40,000। कैश डेबिट कितने से? आपने कल वाली क्लास ली है तो अच्छा, तो फिर ये होमवर्क नहीं किया, ठीक है। कैश डेबिट 138600 और डेटर क्रेडिट 132,000। एक्सचेंज गेन 6,600 और आखिरी एंट्री एक्सचेंज लॉस डेबिट कितने से? 4620। जी, कितने लोगों का यही था जवाब, बता दें बस, ठीक है। ओके, आज वाले सवाल करने शुरू करें। अच्छा मोहतरम, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने शुरू करना है, वो है एडवांस पेमेंट का। इससे पहले एक डिस्कशन, ये डिफरेंट आइटम्स के मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने। डेटर, क्रेडिटर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी। अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट आप लोगों को लफ्ज पता है? बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट, लोन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये भी लिख लेंगे, नाम छोड़े भी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मॉनेटरी हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नॉन मॉनेटरी हैं। कल वाला लेक्चर लिया आपने, ठीक है। इसमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मॉनेटरी हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नॉन मॉनेटरी हैं। अच्छा, मॉनेटरी वो चीजें होती हैं जिनके अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड हैं। मुझे बताएं, डेटर से अभी तक पैसे नहीं आए, इसीलिए तो बैलेंस शीट में नजर आ रहे डेटर। सो इज इट अ मॉनेटरी आइटम, यानी आप इसके होने की वजह से आपको डर लग रहा है कि डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो जाए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी आइटम। अच्छा, मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। ऑल रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स आर कॉल्ड एज मॉनेटरी आइटम। ऑल रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, ये रिसीवेबल्स पेएबल नहीं है सारे, इनमें से रिसीवेबल पेएबल मुझे ढूंढने पड़ेंगे। ऑल रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स आर मॉनेटरी आइटम। इस क्रेडिटर अ मॉनेटरी आइटम? अगर क्रेडिटर आपकी बैलेंस शीट में आ रहा है तो आपको डर है कि करेंसी का फ्यूचर में क्या बनेगा। डर क्यों होगा? क्योंकि अभी तक आपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं की। ये बात में नोट कीजिएगा, अभी पहले समझ लें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने एक प्लांट खरीद लिया हुआ है, प्लांट खरीद के प्लांट पड़ा हुआ है आपके सामने, प्लांट इंस्टॉल हुआ हुआ है, क्या ये मनी आइटम है या नॉन मनी आइटम है? नॉन मनी आइटम है। वजह सुने क्यों? क्योंकि प्लांट की अगर पेमेंट नहीं हुई तो उसका पेबल तो मॉनेटरी आइटम है, लेकिन प्लांट अपनी जात में नॉन मनी है। प्लांट क्यों नॉन मनी है? इसलिए कि प्लांट के अगेंस्ट जो है, प्लांट जब आपने खरीद लिया तो आपको यह डर नहीं है प्लांट का क्या बनेगा, आपको यह डर है प्लांट के पेबल का क्या बनेगा। और प्लांट का पेबल होता तो वो सवाल में लग दिया होता। प्लांट डेबिट नेचर की चीज है, उसका पेबल क्रेडिट नेचर की चीज है। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल मनी आइटम है, नॉन मनी, मतलब ये रिसीवेबल पेएबल है। मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं?
रिसीवेबल पेएबल, ये रिसीवेबल पेएबल है? नहीं नहीं नहीं, ये तो इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मुझे बताएं, क्या इनटेंजिबल, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया है तो आपको डर है कि करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, या अगर सॉफ्टवेयर की पेमेंट अभी तक नहीं की तो मसला है? पेमेंट नहीं की तो मसला है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मसला है, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पेमेंट ना हो तो मसला है? तो याद रखिए, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं ये हम खरीद के रख लेते हैं तो हमें डर नहीं होता क्या क्या बनेगा इनका। डर किस चीज का? इनकी इंपेयरमेंट का डर होता है कि ये चीजें इंपेयर हो रही हैं, इनकी इंपेयरमेंट का डर होता है। लेकिन इनके अगेंस्ट हमें फ्यूचर में किस चीज का डर होता है? कि ये करेंसी इनकी बदल गई तो मसला हो जाएगा। अगर $100 अभी तक लेने हैं डेटर से तो पता नहीं डॉलर कितने का हो, लेकिन अगर $100 का प्लांट खरीद लिया है और पेमेंट कर दी हुई है तो प्लांट के पीपीई में कोई फर्क नहीं। और अगर प्लांट खरीद लिया है और पेमेंट नहीं की हुई तो पीपीई में कोई मसला नहीं, उसके पेएबल में मसला है। ओके, बायोलॉजिकल एसेट, एनिमल्स, जानवर आपने खरीद लिए हैं, तो जानवर खरीद लिए हैं तो कोई मसला नहीं। कोई ऐसा तो नहीं जिसने IAS 41 ना पढ़ा हो? सबने पढ़ा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा हुआ, चलिए कोई इतनी वो जरूरी, खैर है। अच्छा, जानवर भी जिस तरह फिक्स एसेट टाइप चीजें उसी तरह समझ लो, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी से ले लेना। लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल हो या लोन पेएबल हो, कुछ भी हो सकता है, लोन रिसीवेबल या पेएबल। अगर आपने उधार लिया हुआ है या दिया हुआ है उधार और अभी तक वापस नहीं किया, अब आपको डर होगा कि करेंसी का क्या बनेगा, तो डेट्स वाइज को कहां डालें? मॉनेटरी में। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल मॉनेटरी। सो अच्छा, अब अगली बात, करेंसी यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, डॉलर मेरे पास पड़े हुए हैं, ये जरा बताएं कहां डालेंगे? ये तो रिसीवेबल पेएबल नहीं है, डॉलर तो रिसीवेबल पेएबल नहीं है। लेकिन अब लॉजिक के ऊपर बताएं, क्या डॉलर अगर मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं क्या फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड हूं या अनएक्सपोज्ड हूं? एक्सपोज्ड हूं। करेंसी यूनिट्स, सो दैट्स व्हाई मॉनेटरी। अच्छा, अब मॉनेटरी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि मॉनेटरी क्या होते हैं। मॉनेटरी होते हैं करेंसी यूनिट्स बाय डिफॉल्ट। क्या? करेंसी यूनिट्स। करेंसी यूनिट्स बाय डिफॉल्ट और मॉनेटरी। किसी भी मुल्क की करेंसी मेरे पास पड़ी हुई है, पाक रुपीस पड़े हुए तो फिर तो कोई मसला नहीं, पाक रुपीस तो पाकिस्तानी की करेंसी। करेंसी यूनिट्स या फिर रिसीवेबल, स्पेलिंग स्पेलिंग खुद ही सही कर लीजिएगा, वो थोड़ा लैपटॉप दूसरा ना अभी सही हो रहा है, वो फिर इस पे जरा सही लिखा नहीं जाता। और रिसीवेबल पेएबल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स? द मॉनेटरी आइटम्स आर करेंसी यूनिट्स हेल्ड, बोले बोले, करेंसी यूनिट्स हेल्ड and the amounts which are to be received or which are to be paid. So why these are not monetary? Why these are not monetary? Because these are not receivables are and these are not currency units. और अगर किसी को याद हो FR1 अभी ताजा पढ़ के आया है तो IS 38 की डेफिनेशन में 3 बातें लिखी हुई थी इंटेंजिबल की। इंटेंजिबल इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता और ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो उस क्लास में जब आपको FR1 पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको टीचर नहीं बताते कि ये इनटेंजिबल की डेफिनेशन में नॉन मनी क्यों लिखा हुआ है। ये हम जिस जमाने में IS 38 पढ़ाया करते थे FR2 में, अब तो FR1 में चला गया है, तो इनटेंजिबल की डेफिनेशन IS 38 की हम पढ़ाते थे। इनटेंजिबल इज एन आइडेंटिफिएबल नॉन मनी एसेट विदाउट, तो उस वक्त बच्चों को समझ नहीं आता था कि इसके साथ नॉन मनी का लफ्ज क्यों लगाया। आज ये मसला भी हल हो गया कि FR1 में जो हम पढ़ते थे इनटेंजिबल के साथ नॉन मनी, तो नॉन मनी का मतलब है ये रिसीवेबल पेएबल नहीं है, ये मनी टाइप चीज नहीं है। हाँ, अगर इंटेंजिबल को कल को आप बेच दें किसी को और बेचने के बाद अभी तक पैसे नहीं आए तो उसका वो रिसीवेबल इज मॉनेटरी आइटम। तो बेसिकली रिसीवेबल पेएबल्स आर मॉनेटरी आइटम। ठीक है, नोट कर लें एक आधा मिनट लगा के अगर करना है तो। वैसे तो किताब में इसकी लिस्ट दी हुई है, लेकिन चलें नोट कर लें।
ओके, चलें जी। नाउ माय क्वेश्चन इज that I have paid certain advance payment made, so that is of an asset nature. ये एक एसेट नेचर की चीज है। एडवांस रिसीव नहीं है, एडवांस पेड है। हमारा बिजनेस है गाड़ियों का, तो हमने टायर खरीदने हैं, तो टायर खरीदने के लिए हमने जनरल टायर को पेमेंट कर दी। हम होंडा एटलस कार है, हमने जनरल टायर को पेमेंट कर दी। हमने एंट्री की एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। आप बताएं ये जो मैंने एडवांस पे किया हुआ है, इस एडवांस का क्या सलूक करना है? इसको मनी में डालूं, नॉन मनी में डालूं? नॉन मनी में डालें। क्यों? अगर आपने एडवांस पे कर दिया है, जनरल टायर तो पाकिस्तान की मिसाल हो गई थी, हमें बाहर की मिसाल लेनी चाहिए थी। अगर आपने एडवांस पे कर दिया है, बाहर के मुल्क में आपने एडवांस पे कर दिया है, अब आप एक्सपोज्ड हैं फॉरेन करेंसी रिस्क से। अब डॉलर जितने मर्जी का हो, अगर आपने एडवांस, आप किसी ने कहा, आपने कहा मुझे लैपटॉप चाहिए हो, तो कंपनी ने कहा वो तो बन रहा है, अभी नया मॉडल है, बन रहा है। आपने कहा मुझे अपने ऑफिस के लिए 50 लैपटॉप चाहिए, पैसे पकड़ो। आपने फॉरेन कंपनी को पैसे दे दिए, एडवांस दे दिया, लैपटॉप अभी आए नहीं। आप बताएं आपको डर लगेगा कि डॉलर कितने का हो जाए? क्यों नहीं डर लगेगा? उसने कहा था एक लैपटॉप आपको जो है $500 का बेचेंगे। आपने $500 ज़रब जो है 50 लैपटॉप लेने थे, वो पैसे भेज दिए, तो आपने एडवांस भेज दिया। तो दोनों लॉजिक से बात करें। पहले लॉजिक के से बताएं कि आप फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड हैं या अब आपको कोई डर नहीं है। और इट इज नॉट अ रिसीवेबल, इट इज रिसीवेबल होता है कैश, पेएबल होता है कैश। इज इट अ रिसीवेबल पेएबल और इज इट अ राइट टू रिसीव गुड्स? इट इज नॉट रिसीवेबल कैश। रिसीवेबल पेएबल से मुराद थी मेरी कैश लेना या देना है। इट इज अ राइट टू रिसीव goods. So if you have a right to receive goods, then you have no then you cannot say that I am exposed to foreign currency risk. So alhamdulillah, the advance payments or advance receipts all will fall under non monetary, सारे के सारे non monetary एडवांस, चाहे पेड वाला है और चाहे रिसीव्ड वाला है। बुक का पता चलाओ भाई, क्या कहते हैं, कब आनी है? अच्छा, तो ये हो गए भाई मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। बहरहाल एक नेवर एंडिंग लिस्ट है, और जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे मूव करेगा हम इसको देखते रहेंगे। अभी आप हजरात ऐसा करें कि अब इस कॉन्सेप्ट की एग्जाम्पल्स करते हैं। अच्छा, आप दूसरा कार्ड मंगवा के रख लो, ये कार्ड भेज दिया करो और लेक्चर साथ ही अपलोड कर दो। और भाई स्टूडेंट्स ये बात सुने, प्लीज़ 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 किसी भी तरह लेक्चर्स को पेंडिंग ना करें। कल से तो हम वैसे ही लीज शुरू कर रहे हैं, तो लीज में तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं। अगर एक लेक्चर भी आपने छोड़ दिया लीज का, तो आपको तो ऐसे महसूस होगा। IAS 21 छोटा स्टैंडर्ड है, इसमें अब क्या है, कुछ भी नहीं है। डॉलर में आपने सेल की थी, परचेज किया, एक लोन वाली चीज़ रहेगी डॉलर, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। वो जब हम लीज कर लेंगे ना, फिर वो लोन वाली चीज़ करेंगे। ये क्या है, अभी तो खुल रहा था। अच्छा, अब जब भी हम एडवांस पेमेंट करेंगे, अच्छा मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी के अंदर बाइफरकेट करने की क्या जरूरत थी? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी के अंदर बाइफरकेट करने की ये जरूरत थी कि जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में माय डियर हमने पढ़ा था कि, मिसाल देता हूं आपको, आपने इन्वेंट्री खरीदी थी, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। जब आपने इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो आपने $5 की इन्वेंट्री खरीदी और डॉलर $300। कैलकुलेटर के बगैर बताएं कि ये इन्वेंट्री मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा? ₹1500, पाक रुपीज 1500। अब ईयर एंड के ऊपर मैं फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड हूं, इन्वेंट्री की वजह से या क्रेडिटर को पेमेंट ना करने की वजह से? क्रेडिटर को पेमेंट ना करने की वजह से। अब इन्वेंट्री मुझे बताएं कौन सा आइटम है? मैंने वहां लिस्ट में आपको नहीं लिखवाया, खुद ही बता दे इन्वेंट्री कौन सा है। इन्वेंट्री अपनी जात में रिसीवेबल पेबल नहीं होता। इन्वेंट्री जब बेच दें तो जो डेटर से पैसे आने होते हैं वो अपनी जात में रिसीवेबल होते हैं। इन्वेंट्री अपनी जात में रिसीवेबल नहीं है। तो अगर मैं एंट्री कराऊं इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो अब मैं
करेंसी रिस्क से एक्सपोज इसलिए हूं कि मैंने क्रेडिटर को अभी तक पेमेंट नहीं की। अब अगर ईयर एंड के ऊपर डॉलर 302 रुपए का हो जाता है, $1 इज इक्वल टू रुपीज 302। अब ये मैं क्या कैलकुलेशन करता था कल की क्लास में? कल की क्लास में मैं कहता था $5 की चीजें खरीदी हैं और मैंने देने हैं 302। कैलकुलेटर के बगैर बताएं जवाब। 1510 रुपए। अब मैंने 1510 रुपए देने हैं। 1510 वर्सेस 1500, बताएं जी। मैंने एक्सचेंज लॉस बुक करना है क्योंकि मैंने क्रेडिटर को ज्यादा पैसे देने हैं। कितने रुपए का? 10 रुपए का। अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे और नॉन मनी आइटम्स को अपने हाल पे छोड़ देंगे। नॉन मनी आइटम्स मलंगे ना छेड़ मलंगानू, इनको नहीं छेड़ना आपने, इनको आपने अपनी हाल पे छोड़ देना है। और यही कल हमने बार बार किया था। इन्वेंट्री की टेंशन लेना छोड़ दें, पीपी की टेंशन लेना छोड़ दें, इनटेंजिबल की टेंशन लेना छोड़ दें, बल्कि उसकी वजह से जो डेटर क्रेडिटर पेबल अराइज हुए हैं उसकी टेंशन लेनी है। डन? तो इसलिए ये एग्जांपल नोट करने की जरूरत नहीं, इस तरह की कल बहुत सी एग्जांपल्स नोट की थी। तो अब आप जाके लिखें मॉनेटरी आइटम्स के नीचे ईयर एंड पर इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। ईयर एंड पर इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। भाई वो कहां से होगा इसकी स्क्रीन ऑफ ना हो? तो ईयर एंड पर आपने इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। किधर है? बैकग्राउंड कलर, थीम्स, लॉक स्क्रीन। The example of advance which is on page number 374. क्यों नहीं शो हो रहा? पेज 374 निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन एकम अप्रैल 2008 वीडियो पॉज करो। रहने दो, करो। उधर से तो नहीं मसला। क्वेश्चन 1, पेज 374।
दोबारा कनेक्ट करूं? ओके, आप वायरलेस कह रहे थे माइक है। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 374। अच्छा जी, अब हम एक सवाल करने लगे हैं एडवांस का। एडवांस एक नॉन मनी आइटम है और एडवांस देने के बाद हमें इस चीज का डर नहीं रहता कि बाद में करेंसी का क्या बनेगा। ऑन 1 अप्रैल 2008 वी पेड एडवांस ऑफ $500। हमने $500 का एडवांस पे कर दिया एंड गुड्स आर रिसीव्ड ऑन यकम जून, और चीजें रिसीव हुई हैं यकम जून को। एडवांस पेमेंट पहले हुई है या बाद में हुई है? पहले हुई है। तो ऑन यकम अप्रैल वी पेड एडवांस ऑफ $500, गुड्स आर रिसीव्ड ऑन यकम जून 2008। तो यकम अप्रैल को हमने $500 की कोई चीज खरीदी और उसकी पेमेंट हमने कर दी यकम अप्रैल को ही, लेकिन चीजें अप्रैल गुजरा, मई गुजरा, 2 महीने गुजरे, तो यकम जून को चीजें आ गई। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन मैंने चीजें बाय की हैं, जिस दिन मैंने चीजें बाय की हैं, उस दिन, इरेजर किधर है आप? जिस दिन मैंने चीजें बाय की हैं उस दिन चीजों का क्या रेट चल रहा है? जिस दिन मैंने चीजें बाय की हैं उस दिन जो है वो चीजों का क्या रेट चल रहा है? भाई बाय तो मैंने सॉर्ट ऑफ रिसीव यकम जून को की हैं, लेकिन मैंने पेमेंट किस दिन कर दी? यकम अप्रैल को। सो इफ आई मेक अ पेमेंट ऑन 1 अप्रैल, सो आई विल मेक अ एंट्री एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। व्हाट इज डॉलर्स? व्हाट आर डॉलर्स? $500। अब मुझे बताएं $1 यकम अप्रैल को कितने का है? 110 का इंटू 110। सो व्हाट इज आंसर? 55,000। नाउ माय आंसर इज कि क्या हम अब यकम अप्रैल के बाद डरते रहेंगे डॉलर कितने का हो गए हैं, या पेमेंट करके हम सिक्योर हो गए हैं? पेमेंट करके हम सिक्योर हो गए हैं। ये नॉन मनी आइटम है, यहां लिखें नॉन मनी, नॉन मॉनेटरी आइटम। ये एंट्री भी नोट कर लें, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। नॉन मनी आइटम्स में हम डरते नहीं है कि अब इस डॉलर का फ्यूचर में क्या बनेगा। अब जब चीजें आएंगी फ्यूचर में, तो आप लोगों ने बचपन में एंट्री पढ़ी हुई है, यकम जून 2008 को चीजें आने की। गुड्स मैंने लफ्ज लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट नहीं लिखा हुआ। गुड्स से मुराद फिर इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री डेबिट और एडवांस क्रेडिट। मेरा यह मशवरा है कि इसमें इन्वेंट्री की कॉस्ट को आप बैलेंसिंग लीजिएगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट को बैलेंसिंग लीजिएगा। ये अगले सवाल में समझ आएगा मैंने बैलेंसिंग क्यों लिखा है। इसकी कॉस्ट को बैलेंसिंग लीजिएगा। खुदा ना खास्ता कोई गलती से ये ना कर दे, इन्वेंट्री को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड $500 ज़रब 113। तो अगर आपने इसको $500 ज़रब 113 पे रिकॉर्ड कर दिया तो ये फिगर कुछ और आएगी, इधर 55,000 आएगा। डिफरेंस एक्सचेंज गेन लॉस नहीं होगा, उसका नाम पता नहीं क्या होगा, वो तो कुछ होगा भी नहीं। इसीलिए स्टैंडर्ड कहते हैं नॉन मनी आइटम्स को मलंग होते हैं, इनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। इस 55,000 को अब दोबारा छेड़ने की इजाजत नहीं है। तो एडवांस इज अ नॉन मनी आइटम, तो इस 55,000 को एज इट इज खत्म करें किताबों से। अब आपको स्टॉक आ गया, बेहतर है स्टॉक को आप क्या निकाल लें? बैलेंसिंग। जी बताएं स्टॉक कितने में पड़ा आपको? वही जो 55,000 आपने, वो तो पुरानी प्राइस है, 2 महीने पुरानी, तो क्यों इसको यूज कर रहे हैं? ये 55,000 तो पुरानी प्राइस है, 2 महीने, क्यों इसको यूज कर रहे हैं? ऑब्वियसली पहले पेमेंट करके सिक्योर हो गए हुए थे। अगर कोई बंदा पहले पेमेंट करके सिक्योर हो जाए तो कॉलेज वाले फीसें बढ़ाएं या कम करें? आपने क्यों फिर पहले पेमेंट ली थी? आपने पेमेंट ले लिया, फीस बढ़े या कम हो, हमें उससे क्या? तो अब डॉलर जमीन से क्या, हमें तो डॉलर कर चुके। डन। अब इसका एक प्रॉपर सवाल करना है। क्वेश्चन 10 पेज 380। बुक का बताओ भाई, क्या बता रहे हैं वही सब? किसको कॉल करें? ठीक है, पेज नंबर 380।
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज अ प्लांट फ्रॉम अ यूएस कंपनी। कंपनी ने एक यूएस कंपनी से प्लांट लिया है। द टर्म्स आर गिवन बिलो। टर्म्स उसकी ये हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज $100। प्लांट कितने का मिला है? $100 का। पेमेंट्स टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग शेड्यूल। पेमेंट फॉलोइंग शेड्यूल के मुताबिक होंगी। ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे पेमेंट है 1 जुलाई 2016 को $20। ऑन शिपमेंट, जब प्लांट आएगा, डेट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड, तो वो है तारीख 30 सितंबर को। उस दिन मैंने पेमेंट कर दी $50 की, और आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के बाद मैं पेमेंट करूंगा 31 जनवरी को $30 की। अब मुझे बताएं बुक का क्या कह रहे हैं, कब आएगी पता करके आए। अब मुझे बताएं पेमेंट कितनी है? $100। $100 में से कितने डॉलर मैंने एडवांस में देने हैं? $20। कितने डॉलर चीज खरीदते हुए देने हैं, और कितने डॉलर फिर बाद में कभी देने हैं? $30। अच्छा मुझे बताएं एसेट आएगा कब मेरे पास, मैं उसको टच कब कर सकूंगा? 30 सितंबर 2000। ये तो सवाल में ना पढ़ा करें, ये तो जिस वक्त जनरल एंट्रीज खोलनी शुरू करेंगे ये इस वक्त देख लेंगे एक्सचेंज रेट के। अब एक्सचेंज रेट का चार्ट डालना है, ये तो एंट्रीज के वक्त, बस सवाल हमारा खत्म हो गया है। ओके, एसेट आएगा कब? 30 सितंबर को। एसेट को टच कब करेंगे? 30 सितंबर को। एसेट को इस्तेमाल करना कब शुरू करेंगे? अवेलेबल फॉर यूज होगा 31 जनवरी को, कि उससे पहले इंस्टॉल नहीं हो सका। इंस्टॉलेशन जो है वो जब होगी उसके बाद फिर मैं इस्तेमाल करना शुरू करूंगा। तो अगर मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 16, तो मैं 31 दिसंबर 16 को डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इंस्टॉल और टेस्ट रन परफॉर्म नहीं किया। आज सेकंड टाइम आ जाएगी। ओके माय डियर, चलेंगे एंट्रीज करना शुरू करें। भाई मुझे नोट्स का प्रिंट ला दो, 2-3 कॉपीज जो आपने बनाए थे कल। जी भाई लेट स्टार्ट। बताएं तारीख, बताएं तारीख तारीख तारीख। 1 जुलाई 2016। जी पेमेंट स्प्लिट करनी पड़ेगी या उसने स्प्लिट करके दे दी है? स्प्लिट कल करनी पड़ी थी ना, 75% 25%। तो आज 20% एडवांस पे हो रहा है, 50% इधर पेमेंट हो रही है, 30% आज अमाउंट्स में दे दी है उसने। तो आज स्प्लिट हुई हुई है। $100 में से कितने डॉलर 1 जुलाई 16 को दिए? 1 जुलाई 16 को तो मेरे पास कुछ आया ही नहीं। क्या एंट्री करूं? बचपन में क्या एंट्री सीखी थी? चीजें नहीं आई, पैसे दे दिए। एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये जो एडवांस डेबिट होता है ये चीजें खरीदने के लिए होता है या चीजें बेचने के लिए? अगर चीजें खरीदनी हो तो एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर चीजें बेचनी हो एडवांस आ जाए तो कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट। तो ये एडवांस डेबिट वाला है, ये एडवांस एसेट वाला है, राइट टू रिसीव गुड्स। ओके अच्छा जी, कितने डॉलर एडवांस दिया? $20। जिस दिन एडवांस दिया उस दिन बाजार में डॉलर कितने का था? 60.5 into rupees 60.5। ओके 1210। क्या है जो आपने मुझे नोट्स भेजे थे? अच्छा वो है, ठीक है ले। नहीं मैंने कहा 2-3 कॉपीज लाओ। ओके अब शिपमेंट किस दिन हुई? 30 सितंबर 16। सितंबर 16 को शिपमेंट। जी क्या करूं? प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करें, क्योंकि प्लांट अभी नामुकम्मल है, क्योंकि इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर इंस्टॉल हो गया होता फिर और बात थी। तो खैर खाली प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दें। वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ इसके साथ कब हटा देंगे? जब इंस्टॉल हो जाएगा। ओके अब क्या करें?
कुछ ना कुछ एडवांस दिया होगा, उसे क्रेडिट करेंगे। और क्या क्रेडिट करेंगे, और क्या क्रेडिट करेंगे? कैश। कैश, कितने डॉलर का कैश पे होगा? $50 का कैश। और क्या करेंगे? यानी $20 इधर आ गए, मैं जरा डॉलर में इंट्रेस करता हूं, $20 इधर आ गए, $50 इधर आ गए, $100 का हमने एसेट खरीद लिया। अब क्या करें भाई? याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, थोड़े से पैसे दे दिए हों, थोड़े से पैसे अब दे दें और थोड़े से पैसे देने हों तो पेएबल रिकॉर्ड किया जाता है। ये पेएबल पहले क्यों नहीं रिकॉर्ड किया था मैंने 1 जुलाई 16 को? ये पेएबल आज क्यों रिकॉर्ड करना पड़ा है? क्योंकि एसेट आ जा रहे हैं ना, जब एसेट की ओनरशिप आएगी तभी पेएबल रिकॉर्ड होगा ना। एसेट खरीदने का इरादा करने पे पेएबल रिकॉर्ड होता है या एसेट आने पे पेएबल रिकॉर्ड होता है? तो बाकी पेएबल है मेरे पैसे, तो ये वो पैसे होंगे जो दे दिए थे, ये जो दे दिए आज, और ये जो दे देंगे। डन। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एडवांस में किस पे रिकॉर्ड करूं? एडवांस किस पे रिकॉर्ड करूं? वह खत्म करें, खत्म करें। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं करना प्लीज। 60.5 नहीं, एडवांस अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। अब आपका एसेट आ गया है, एडवांस अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें, अब आपका एसेट आ गया है। डन। इधर रखते हैं, आप बता दें कैश, बस एंड पे रखते हैं, इधर रखते हैं, बस इधर रखते हैं। कैश बताएं जी, कितने डॉलर कैश पे किया? $50। मुझे ये बताएं कि आज डॉलर का रेट क्या है 30 सितंबर को? जो मैंने कैश पे किया है वो तो इसके एतबार से पे किया होगा ना, तो आज डॉलर कितने का है? 61 का। $50 इंटू ₹61 जी 3050। बाकी जो पेएबल है उसे किस पे रिकॉर्ड करूं? पेएबल को किस पे रिकॉर्ड करूं? $20 का पेएबल है या $30 का पेएबल है? $30 का पेएबल है। ये जो $30 का पेएबल है, ये किसके ऊपर रिकॉर्ड किया जाए? कुछ बच्चे गलती से ना इसके लिए पेएबल की डेट के लिए देख लेते हैं 31 जनवरी का रेट। और खुदा के लिए 31 जनवरी का रेट मुझे कैसे पता चलेगा? इतना जुल्म ना करें, मैं तो खड़ा ही अभी 30 सितंबर पे हूं। आज पेएबल को क्रिएट कितने पे करूंगा? आज के रेट पे। मुझे फ्यूचर के रेट का इल्हाम नहीं, मैं ये एंट्री किस दिन कर रहा हूं? 30 सितंबर को। तो मुझे क्या पता कि फ्यूचर के अंदर पेएबल का रेट क्या होना है? तो 30 सितंबर को आप इसकी एंट्री कर दें इंटू ₹61 ओके। अब मुझे बताएं, 1 मिनट जरा अटेंटिव हो, इधर देखें। अब मुझे बताएं, अगर मैं एसेट को रिकॉर्ड करूं ऐसे $100 इंटू 61, $100 इंटू 60, तो मेरी जनरल एंट्री आउट हो जाएगी। क्या अमाउंट आ रही है? 60। अब आप डिफरेंस देखें तो एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा होगा कितने रुपए का? 10 रुपए का। 10 रुपए से एंट्री आउट होगी। 10 रुपए से एंट्री आउट होने की वजह देखें क्या? 10 रुपए से एंट्री आउट होने की वजह यह है कि $20 इंटू 60.5 था, इधर 61 है, तो 20 इंटू 0.5 10 रुपए आ गए। अब ये 10 रुपए इज नॉट एक्सचेंज गेन लॉस, क्योंकि एक्सचेंज गेन लॉस आया ही नहीं। एक्सचेंज गेन लॉस तब आता जब कोई करेंसी की ट्रांजैक्शन होती। अभी तो मोहतरम हम करेंसी ऑलरेडी पे कर चुके थे। इसलिए मैंने आपको बताया है कि आज के बाद हम एसेट को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं किया करेंगे। स्पॉट रेट क्या है आज के दिन का? जिस दिन मैंने एसेट खरीदा उस दिन का स्पॉट रेट क्या है? 61। आज के बाद हम एसेट को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। द रीजन इसके, अगर एसेट को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दिया तो एडवांस का फिर क्या करेंगे? इसलिए जिन सवालों में जिंदगी में आपको एडवांस देगा उन सवालों में ध्यान रखना है कि एडवांस जब आप पे कराएं तो एसेट आप जब भी आया आपके पास, आपने हमेशा उसको
बैलेंसिंग निकालना है। कल किसी सवाल में ये मसला इसलिए नहीं आया था कि कल किसी सवाल में एडवांस पेमेंट हमने की ही नहीं थी। कल आराम से हम एंट्री कर लेते थे, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, मजे से। तो आज एडवांस पेमेंट है जी, बताएं अमाउंट। तो लिखें, जब कभी एडवांस पे किया होगा तो इन्वेंट्री या एसेट आने पे उसकी कॉस्ट बैलेंसिंग लेंगे। जब कभी एडवांस पे किया होगा तो इन्वेंट्री या एसेट आने पे उसकी कॉस्ट बैलेंसिंग लेंगे। ओके, आगे तो कुछ भी नहीं, आगे तो अब आप सवाल कर दें। अब जब ईयर एंड आएगा तो मैं एसेट को डिप्रिशिएट करूं या एसेट को डिप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है? एसेट को डिप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट तो वैसे ही अगले साल है, पेमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताएं, मेरी किताबों में ईयर एंड पर कौन कौन से मनी आइटम पड़े हैं, कौन कौन से नॉन मनी आइटम पड़े हैं, कौन कौन से मॉनेटरी आइटम पड़े हैं, कौन कौन से नॉन मॉनेटरी आइटम पड़े हैं। मेरी किताबों के अंदर एडवांस तो खत्म हो गया, प्लांट पड़ा हुआ है, ये नॉन मनी है, इसको ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना। मेरी किताबों में अगर कोई मनी आइटम पड़ा है, मॉनेटरी आइटम, तो वो बता दें कि मैं कितने फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड हूं। कल तक भी हम कल की क्लास शुरू से ले ली थी ना सबने, पूरा A1 A2 अटेंड कर लिया है। तो अब मैं कितने पेएबल के लिए अपने आप को फील करूं एक्सपोज्ड? सिर्फ $30 के लिए। $50 के लिए क्यों ना फील करूं एक्सपोज्ड? पे $20 भी पेड। तो अब सिर्फ मैंने पे कितने करने हैं आप? $30। अब वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन 31 दिसंबर 2016। जी माय डियर बोलें, कितने डॉलर हैं? $30। अच्छा जी, अब मुझे बता दें ईयर एंड पर हमारा लेटेस्ट रेट क्या हो गया है? 61.20। So that is our latest rate. जी 1836। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने पेबल रिकॉर्ड किस पे कर लिया हुआ था? 1830 वर्सेस 1830। आप बता दें मैंने कितने पैसे ज्यादा पे करने हैं? 6। जी बोलें। एक्सचेंज लॉस डेबिट नहीं, क्रेडिटर तो नहीं, पेबल कितना? 6। अच्छा जी, पेपर तो बहुत ज़बरदस्त और रीज़नेबल सा आया था, तो ज़ाहिरी बात है बहुत आसान तो नहीं होती आई कैप में चीज़ें। और ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने कहा 10 मिनट पहले हम करके फारिग हुए हुए थे, और कई स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि हमें थोड़ा टाइम लग गया एंड पे कुछ चीज़ें। तो दोनों किस्म का है। बहरहाल आप अभी से प्रैक्टिस करें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो उसी प्रोसेस से गुजर के लोग जल्दी भी पेपर कर लेते हैं, उसी प्रोसेस से लोग गुजर के लेट भी कर रहे होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ओके, अगले साल बताएं जी क्या हादसा हुआ? अगले साल क्या हादसा हुआ? अगले साल पेमेंट हो गई 31 जनवरी को। कितनी पेमेंट हुई? 61.5 था जिस वक्त डॉलर, $30 की पेमेंट हुई है। तो ये हमारा ईयर एंड कौन सा था? 31 दिसंबर 2016। FR1 का कैसा पेपर था? हलवा था? बहुत ज्यादा हलवा था कह रहे हैं। टैक्स का पेपर वो भी। ईयर एंड 31 दिसंबर 2017। जी माय डियर बताएं डेट। 31 जनवरी 17। मैंने क्या कहा था? जिस वक्त भी पेमेंट हो, इस पेमेंट को हम क्या करेंगे? बोले सेटलमेंट। पेमेंट को क्या करेंगे?
जिस दिन भी पेमेंट हुआ करेगी उस दिन का नाम रखा करेंगे सेटलमेंट। अब सेटलमेंट जो हुई है तो सेटलमेंट के वक्त सबसे पहले मैंने कहा था क्या रिकॉर्ड करना है, कैश। कल मैंने कहा था सेटलमेंट के वक्त कैश रिकॉर्ड करना है। तो कैश बताएं कितने डॉलर पे किया आपने, $30। और डॉलर कितने के, 61 पॉइंट नहीं 20 जॉन दो, 61.20 तो पिछले साल का एंड का रेट था, 61.50। जी बोले 1845 बोले जी। पेबल किताबों में कितने पे पड़ा हुआ है, सोचें जरा। 1830 पे पड़ा हुआ है पेबल, 1830 पे क्रिएट हुआ था, 6 से ग्रो हुआ, पड़ा किस पे हुआ है, 1836। आप बता दें अगर आप 36 वाले को 45 रुपए दे के आ जाएं, चलें पूरा देख लें, 1836 वाले को 1845, अगर आप 36 रुपीज वाले को 45 रुपीज दे के आ जाएं तो ये खुशी की बात है या गम की बात है, गम की बात है। तो रिकॉर्ड कर लें एक्सचेंज लॉस जी, 9 इन ओके। क्या करेंगे, बुक हमने पहले पब्लिश कर दी है। IS-38 दोबारा आ गया कि F6 में। पॉज करो। ओके तो अब भाई हमारा सवाल है आपसे कि ईयर एंड के ऊपर हमने पेमेंट्स जो करनी थी वो सॉरी वर्सेस वाली कैलकुलेशन जो करनी थी कर दी है। हमारे अगले साल के अंदर 61.5 जो है वो डैट विल बी, अच्छा भाई ऑनलाइन वाले हजरात माजरत बुक अब लेट हो जाएगी, जरा IS-38 भी बुक में डलवाना है ताकि हम IS-38 कल से शुरू करें। तो अब नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस 61.5 विल बी यूज्ड एज कैश पेमेंट इन नेक्स्ट ईयर दैट इज 2017। अब मुझे बताएं डेप्सियन की एंट्री हो सकती है नहीं हो सकती, नहीं हो सकती क्योंकि एसेट की लाइफ सवाल में अवेलेबल नहीं है। अब अगर एसेट की लाइफ सवाल में अवेलेबल होती भी तो माय डियर बोले डेप्सियन की एंट्री कैसे होती, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड माय डियर अकाउंट डेप्सियन क्रेडिट। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट, 6090 डिवाइडेड बाय लाइफ इनटू 11/12 क्योंकि हमारा एसेट कब अवेलेबल हुआ था, 31 जनवरी को। डन, बिलाल को बुलाएं। पॉज कर दो। अच्छा माय डियर आप मुझे आप ये बताएं कि मैं अगर सवाल में डालूं पहले साल का P&L और बैलेंस शीट तो हाउ इट विल वर्क, पहले साल का P&L बताएं जी क्या क्या जाना है, एक्सचेंज लॉस कितना, 6 का एक्सचेंज लॉस एंड नथिंग एल्स। बैलेंस शीट में एडवांस जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, एसेट आ गया ना, आप किस चीज का एडवांस, और फिर पे प्लांट पीपीई में प्लांट चला जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई में प्लांट कितना 6090 वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा वो एक एंट्री बीच में रह गई है वो मैं अभी करवाता हूं, वो मुझे फिर अभी याद आई, अच्छा क्योंकि जेन उधर चला गया था सारा। करंट लायबिलिटीज
पेबल कितना, एक्सेलेंट 1836 नोट करें। तो ये पी एंड एल बैलेंस शीट बनेगा। ये ना 31 जनवरी 17 को एक और एंट्री भी कर लें, 31 जनवरी 17 को, अब जगह निकाल के कहीं भी कर लें, पीपी डेबिट और पीपी वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। जी कितने से पीपी क्रिएट किया था, 6090 से, 6090। कितने पराठे खाए हैं शहरी में, कितने पराठे खाए हैं शहरी में, आधी रोटी, 1.5, 3। अच्छा, पुराने जमाने में यार बच्चे 2-2 खा के आते थे। ओके, अब पता चल गया फर्क कोई नहीं पड़ता, तो इसलिए एक ही खा लो। अब मुझे ये बता दें कि ये सवाल एडवांस पेड का था या एडवांस रिसीव्ड का था, एडवांस पेड का। अब सिर्फ हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज्यादा करनी है आज। पास्ट पेपर का सवाल निकालें, पास्ट पेपर का सवाल निकालें, पेज नंबर, हाँ जी 413। खुली खुली जगह इधर इंशाल्लाह हम कर लेते हैं सॉल्व। कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू, कल जो सवाल किया था पार्ट 2 उसका पार्ट 1, कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019। ऑन 1 अक्टूबर 2018 CL imported a machine from China for $2.5 lakh against 60% advance payment which was made on 1 जुलाई 2018। कोई बंदा बता सकते हैं मशीन किस दिन आई है, 1 अक्टूबर 18। मशीन किस दिन आई है, 1 अक्टूबर 18। और मशीन की जो पेमेंट है वो थोड़ी सी किस दिन कर दी थी, 1 जुलाई 18। तो मुझे ये एडवांस का सवाल लग रहा है, क्योंकि मशीन आई 1 अक्टूबर को और पेमेंट कर दी थी 1 जुलाई को। हमारे सवाल की तरह प्लांट आया 30 सितंबर को और पेमेंट कर दी थी 1 जुलाई को। ओके, अच्छा बकाया पेमेंट कब हुई है, हमारे साली। बकाया पेमेंट कब हुई है, हमारे साली। किस दिन हुई है, आप बताएं पेमेंट किस दिन, हमारा साल कौन सा है, 30 जून 19। थोड़ी सी पेमेंट किस दिन की थी, 1 जुलाई 18 को। प्लांट किस दिन आया, 1 अक्टूबर को। और बकाया पेमेंट किस दिन हुई, 1 अप्रैल को। अच्छा, कल क्या कहा था, एक काम कहा था कल, एक्सेलेंट, वर्किंग करके रख लें, पेमेंट्स को अलग अलग कर लें ताकि बार बार वो वाला मसला ना हो। तो वर्किंग करके मुझे बताएं $2.5 लाख का 60% कितना बनता है, $1.5 लाख। और $2.5 लाख का 40% कितना बनता है, $1 लाख। डन। अच्छा, ये नोट्स जो है ना, जो हजरात यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हैं, नोट्स हम अपलोड किया करेंगे कुछ दोपहर 3:30-4 बजे तक, 4 साढ़े 4 बजे तक। तो हम लेक्चर A1 उससे पहले ही अपलोड कर दिया करेंगे। तो अगर आपने लेक्चर नोट्स देखने हैं तो वो फिर बाद में देखा करें। लेक्चर नोट्स में ये लिखा होता है कि आज क्या करना है और होमवर्क कल का क्या था। कल होमवर्क किया था आप लोगों ने, कल वाला हो गया था होमवर्क, वो होमवर्क मिस ना किया करें।
होमवर्क से जरा रिदम बन जाता है चीजों का। ओके माय डियर, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, एंट्रीज कर दें तीनों। बस करना अब आपने खुद ही है, ये हमारी तरफ से कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह हम IAS 38 शुरू करेंगे। दोबारा आ गए हमारे कैफ 6 में। सर मैं ये पूछ रहा था, वेबसाइट कॉस्ट वगैरह मेंटेन थी ना, उसने निकाली तो नहीं थी ना, आप पढ़ाते थे? ओके, किसी ने कर ली तीनों एंट्रीज तो बता दे। वो देख लेंगे। ओके अच्छा माय डियर, यकम अक्टूबर को क्या एंट्री होगी? तीनों एंट्रीज कर ली आप लोगों ने? चले माशाल्लाह। यकम अक्टूबर 18 एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने डॉलर? यकम जुलाई, यकम अक्टूबर नहीं, यकम जुलाई। जी बोले भाई, कितने डॉलर? वो देखे ना, निकाल के साइड पे रखने का फायदा हो गया। $1,00,000 ज़रब। जी माय डियर, डॉलर कितने का है यकम जुलाई को? 121 का। बताएं जी जवाब। रुपीज इन थाउजेंड में आप करवाइएगा आज, कल मैंने नहीं करवाया था, बस रुपीज इन थाउजेंड में करवाइएगा जी। 18,150। आप मुझे बताएं एसेट किस दिन आया? यकम अक्टूबर 18। एसेट का नाम? मशीन डेबिट। और कैश दिए या कैश नहीं इन्वॉल्व हुआ? कैश नहीं इन्वॉल्व हुआ। हमारे जो सवाल था उसके अंदर देखें समीर भाई, एसेट था, एडवांस था, कैश था और पेएबल था, लेकिन अब कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, खाली पेएबल। जी माय डियर, एडवांस कितने पे खड़ा हुआ है? 18,150। रिमेनिंग पेमेंट कितनी रहेगी है? $1,00,000। डॉलर यकम अक्टूबर को कितने का है? 124। जी माय डियर, 12400। आप बताएं बैलेंसिंग कॉस्ट क्या आएगी मशीन की? 30,550। 30,550। अब ईयर एंड पे मुझे क्या डर है? कोई डर नहीं, बल्कि ईयर एंड होने से
पहले ही पेमेंट हो गई, 30 जून तक पेमेंट हो चुकी है। और पेमेंट किस दिन हो रही है? 1 अप्रैल 2019 को। जी, जब कभी पेमेंट हो तो कैश को क्या करना है? पहले क्रेडिट। मैंने ये कैश को पहले, इसको क्या क्या नाम देते हैं? सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट बोलें जी, क्वांटिटी बोलें। क्वांटिटी से मुराद यानी कि डॉलर्स की क्वांटिटी बोलें, कितने डॉलर? 1 लाख डॉलर से हम एक्सपोज्ड हैं, मल्टीप्लाइड बाय 140। जी बोलें, 14,000। अच्छा, पेबल कितने पे खड़ा है? 12,400। अब बोलें कितने वालों को हमने कितने पैसे दे दिए? 12,400 वालों को हमने 14,000 दे दिया। तो खुशी होगी या गम? वैसे बैलेंसिंग भी किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे। एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग 1,600। जी, कितने लोगों की ये एंट्रीज 100% सही थी? चले माशाल्लाह। जी जी, 145। क्वेश्चन नंबर 2, ये नोट्स में डाल दें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर, रॉकी रोड लिमिटेड। अच्छा, ये सवाल पहले आता था IS 41 के साथ, तो अब जो है वो IS 41 के साथ हमने नहीं डाला हुआ, खाली IS 21 के एतबार से डाला हुआ। रॉकी रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ काउज ऑन 1 जनवरी 2019। उसके पास कोई स्टॉक ऑफ काउज है 1 जनवरी 2019 को। ऑन 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019 को RRL इंपोर्टेड चारा ऑफ $1.5 लाख। RRL ने चारा इंपोर्ट किया $1.5 लाख का अगेंस्ट 70% पेमेंट। अगेंस्ट, बुक आने में अब थोड़े दिन लग जाएंगे भाई, तो जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, अगर उन्होंने सर उमैर से पढ़ा हुआ है लास्ट टाइम, तो वही वाला ऑलमोस्ट चैप्टर हम IS 38 में यूज करेंगे। ऑन 1 अगस्त 2019, RRL इंपोर्टेड कैटल फील्ड ऑफ $1.5 लाख अगेंस्ट 70% पेमेंट। G, my dear, RRL also paid 5% custom duty on import. The feed is specially designed to provide the vital nutrients to cow that keep them healthy and improve the quality of them. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ठीक है, चारा खिलाने से वो सेहतमंद रहेंगी। बहुत मेहरबानी, हमारा ख्याल था मौजेंगी। At the year end, 30% of the chara and 40%, 30% तो payable माजरत, whereas 40% of the chara is unused. Okay, अब आप मुझे ये बताएं कि इस सवाल में एडवांस पेमेंट कितनी है? एडवांस पता है हम किसे कहा करेंगे? एडवांस पेमेंट हम उससे कहा करेंगे जो चीजें आने से पहले पैसे दे दिए हैं, उससे एडवांस पेमेंट कहेंगे। आप अगर आज ही आके एडमिशन लें क्लासों में, अब तो क्लासें शुरू हो चुकी हैं, तो आप जो पैसे पे करेंगे उसे सॉर्ट ऑफ कहेंगे ये लो पकड़ो पैसे। तो एडवांस पेमेंट हम किसको कहा करेंगे, जरा सोच के बताएं। एसेट के केस में, सर्विसेज के केस में छोड़ें, वो सर्विस, ये मैंने गलत मिसाल दे दी आपकी वाली, सर्विसेज की अलग डिस्कशन करनी थी, इसलिए उस मिसाल को मैं वापस ले रहा हूं, फीस वाली। मुझे बताएं एसेट के केस में, ये हमारी कैटल फीड एसेट है ना, इन्वेंट्री टाइप होती है, यानी कि चारा जो है, असल में चारे की वही अकाउंटिंग होती है जो कॉलेज वाले मार्कर्स की अकाउंटिंग करते हैं। असल में भैंस के लिए जो चारा है वो बेचना तो है नहीं, चारा ना इन्वेंट्री होती है ना फिक्स्ड एसेट होती है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग आमतौर पे हम इन्वेंट्री वाली कर लेते होते हैं। तो जब मार्कर आते हैं तो इनकी एंट्री इस तरह हो सकती है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और जब मार्कर इस्तेमाल हो गए तो एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो बेचना तो इनको है नहीं। तो अब मुझे आप ये बताएं, इसको आप इन्वेंट्री ट्रीट करें फिलहाल। मुझे ये बताएं कि जो मैंने इन्वेंट्री बाय की है या मैंने चारा बाय किया है बेचने के लिए नहीं, जानवरों को खिलाने के लिए, वो पाक रुपीस में बाय किया है या फॉरेन करेंसी में? हाँ, जाहिर बात है। तो जिस बंदे का रॉकी रोड लिमिटेड का बिजनेस था, तो रॉकी रोड लिमिटेड की बेगम ने कहा कि मेरे सरताज तुम्हारी मेहरबानी, हमने जो गाय खरीदी हैं उसको मैं चारा खिलाऊंगी इंपोर्ट करके, पाकिस्तानी चारे पे हम इनको नहीं चलाएंगे गाय को। साथ वाले गाय को मुस्कुरा के देखें, इंग्लिश में बोल रहा हूं गाय।
कितना आसान हो जाता है सीए, साथ साथ पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। वैसे भी सेशन में तो मैंने सुना कि आप लोगों ने शायद शुरू से ही सोचा हुआ है कि इस दफा तो साथ साथ पढ़ना है। ये किसी ने सोचा हुआ है? कोई एक दो है, मेरा हाथ खड़ा करें। इस दफा तो साथ साथ पढ़ना है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। भाई समीर, ये टेस्ट रूम इस कैंपस में अगर कोई बनाया है कॉलेज वालों ने तो उसको एक्सटेंड करवा दें, बाहर तंबू लगवा दें, तो सारी क्लास टेस्ट देने चले जाया करेगी ईद के बाद जब रेल फेल होगी बच्चों की। अभी तो आराम से बैठे हुए, फिर साथ वाले हो गए कि बैग इधर करो, तुम इधर हो जब। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 1 अगस्त 2019 को एंट्री करने से पहले एक वर्किंग कर लेते हैं ताकि वो 70-30 वाला मसला बार बार ना आए। जी माय डियर, कितने का चारा है? $1.5 लाख। अच्छा, चारा है, चारू है, हैवी लेवल का चारा। $1.5 लाख। उसमें से कितनी पेमेंट अभी हो गई? 70%, और बाकी 30% पेमेंट इज स्टिल पेएबल एट ईयर एंड। तो ईयर एंड पे ये पेमेंट अभी तक नहीं हुई जी। 70 हो गई, बोलें कितनी? $1,05,000। अच्छा, मेरा मशवरा है डॉलर को कभी भी थाउजेंड्स में ना कीजिएगा कन्वर्ट, पाक रुपीज को कर लीजिएगा रुपीज इन थाउजेंड, डॉलर को हमेशा पूरा लिखिएगा, कंफ्यूजन हो सकती है बाद में। बाकी बैलेंसिंग $1.5 लाख अरब 30% इज इक्वल टू जी। उस्मान से कार्ड मंगवा लो दूसरा, ठीक है। ओके माय डियर, लेट्स स्टार्ट नाउ। बताएं जी, इसको इन्वेंट्री ट्रीट करें माय डियर, इन्वेंट्री ट्रीट करें, बोले। अगर मैंने किताब में कोई और एंट्री स्कीम है तो मैं उसी तरह करवा देता हूं। हाँ, इन्वेंट्री की भी है, फूड इन्वेंट्री लफ्ज लिखा हुआ है, फूड इन्वेंट्री। अच्छा जी, फूड इन्वेंट्री डेबिट, और ना 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 कैश नहीं बेटा, पेएबल भी, क्योंकि 70% पेमेंट अभी कर दी है और 30% पेमेंट बाद में करेंगे। तो फूड इन्वेंट्री डेबिट और कैश और पेएबल क्रेडिट। अब बैलेंसिंग की टेंशन नहीं है। अब मैं आपको इजाजत दे रहा हूं कि अगर आपका दिल है तो फूड इन्वेंट्री को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी भी बैलेंसिंग निकालना तो निकाल लें, खैर है। फूड इन्वेंट्री को स्पॉट रेट पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अच्छा, अभी कितने कैश दे दिया? $1,05,000। और कितना कैश दे देंगे? $45,000। खड़े किस दिन है हम? 1 अगस्त को। रेट बताएं। 164। जी माय डियर, बोले। 1722। अच्छा, रुपीज इन थाउजेंड में करवा रहे हैं आप लोग? रुपीज इन थाउजेंड। 1722 7380। ये मैं आपको कह रहा था। अब अगर देखें आप, इन्वेंट्री को स्पॉट रेट पे भी रिकॉर्ड कर लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों फिगर्स किस पे पड़ी हुई हैं? 164 पे। तो इधर आप अगर लिख दें $1.5 लाख अरब, सॉरी हाँ, $1.5 लाख अरब 164, तो जवाब वही आएगा। लेकिन बैलेंसिंग निकालना तो बैलेंसिंग निकालने, कोई मसला नहीं। जी बोले। 24600। तो 24,600 रुपए से इन्वेंट्री डेबिट कर दें और कैश और पेबल क्रेडिट कर दें। अब इन्वेंट्री अपनी जात में क्या है? नॉन मनी। इन्वेंट्री अपनी जात में क्या है? नॉन मनी। ये मनी टाइप चीज नहीं है, रिसीवेबल पेबल नहीं है। और पेबल अपनी जात में मॉनेटरी आइटम है। अब हमें डर क्या है? इन्वेंट्री का क्या बनेगा? नहीं, इन्वेंट्री को खाने दे, चारा खाने दे भैंसों को। हमें डर क्या है? पेबल में एक्सचेंज रेट का क्या बनेगा? अच्छा, ये क्या एंट्री है? RL ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी। IS2 में क्या करते थे? कस्टम ड्यूटी को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते थे। तो हमने 5% कस्टम ड्यूटी पे की है, तो इसे क्या करें? एक्सपेंस में डाल दें या एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दें?
चलें बनवाएं जी, एंट्री सोचें। कैफ 6 की एंट्री नहीं पूछ रहा, कैफ 1 तो होता था, R1 जो था आपका, कैफ 1 की एंट्री पूछ रहा हूं। क्या क्या होती थी? इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। कैपिटलाइज करें इसको, फूड, डेट वही लिखी रहने दें, फूड इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। किस फिगर का 5% ले? बस ये पढ़ी में 24600। इसका 5% कस्टम वालों ने क्या मांग लिया? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होती है। जी बोलें। बहुत बड़ी फिगर है 12,300, 1230, क्योंकि देखें ना 24,000 तो वो है, उसका 5%। ओके आगे चलें। वो फुटरेस्ट बन गए आखिरी रोज में। फुट को रेस्ट देनी होती है ना। एट ईयर एंड 30% ऑफ द अमाउंट इज स्टिल पेएबल। 30% ऑफ अमाउंट अभी तक पेएबल है, तो ठीक है, उसको फिर गुजार लें उससे, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से। ईयर एंड की डेट क्या है? 31 दिसंबर 19। जी कैश क्रेडिट करूं? नहीं, सेटलमेंट नहीं हो रही ना, सेटलमेंट नहीं हो रही, कैश क्रेडिट नहीं करना, सिर्फ वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं जरा उधर कर रहा हूं वर्सेस वाली कैलकुलेशन। जी कितने डॉलर देने वाले रह गए हैं? अच्छा मुझे बताएं आज डॉलर कितने का है 31 दिसंबर 19 को? 152, 6840। कोई बता सकता है कि पेएबल कितने पे खड़ा है ऑलरेडी किताबों में? 7380। अच्छा ये इस तरह हमेशा एरो खींचना होता है। 73 वालों से अगर 68 लेने हैं या 73 वालों को 68 देने हैं? देने हैं, पेएबल है। तो ये किस चीज की बात है, खुशी है या गम है? खुशी। तो अगर 73 वालों को 68 देने पड़ जाएं तो क्या बनेगा, जल्दी बताएं मुझे, क्या होगी? मुझे क्या होगी? खुशी। खुशी रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं। पेएबल डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। जी कितना? 540। अब्दुल्ला से पूछो इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ अब्दुल्ला राजपूत से। अच्छा मुझे बताएं ये क्या है? 40% चारा अभी तक उन्होंने खाया नहीं, इसका क्या करें? ये जरा बता दें। एट ईयर एंड 30% ऑफ द अमाउंट इज पेएबल। वैसे तो इसको बताने की जरूरत नहीं थी, इस पेएबल यानी कि ऊपर से देख के भी पता चला था 70% पे हो गया तो 30% इज पेएबल। मतलब कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी तक 5 महीने गुजर गए हैं, अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं की, इज पेएबल। वेयर एज द 40% ऑफ द चारा इज अनयूज्ड। तो 40% ऑफ चारा अभी तक अनयूज्ड है, तो यूज्ड कितना हो गया? आपके क्या राय है, यूज्ड की एंट्री करें या अनयूज्ड की एंट्री करें? बेहतर है मेरे ख्याल से यूज्ड की एंट्री कर लें, यूज को एक्सपेंस में डाल दें। अनयूज्ड की एंट्री क्या करनी है?
अनयूज्ड ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में नजर आने लग जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अनयूज्ड ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में नजर आने लग जाएगा। सो इट्स बेटर कि 60% की एंट्री करें। लेकिन मेरा सवाल है कि 60% लगाएंगे किस पे? 60% चारा उन्होंने खा लिया है, बाकी लगाएंगे किस पे? चारा भी कोई हाई क्वालिटी का होगा, अभी तक खराब नहीं हुआ, पता नहीं अगस्त का पड़ा हुआ है, दिसंबर आ गया, अभी तक खराब नहीं हो रहा, या फ्रिज में रखा होगा। जी बताएं। नहीं नहीं नहीं, 24,600 जमा 1230, इन दोनों को जमा करेंगे जैसे फिक्स्ड एसेट में होता था, एसेट, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन। तो मेरे ख्याल से ऐसे कर लेते हैं, इधर जगह खुली खुली है, कि 24,600 जमा 1230, 25830, इतने, इसमें से कितने परसेंट चारा खाया गया? 60%। इस संडे को भी हम क्लास रखेंगे क्योंकि ईद की छुट्टियां आनी है ना 4। अच्छा 258, और वैसे भी ताजा ताजा काम है, उसमें क्या है, घर में क्या करना है संडे को, तो पूरे 15 दिनों का तो रिवाइज नहीं करना। 25830 इंटू 60%, जवाब दें जी। 154, यानी कि ठीक है 15498, एंट्री बोलें, एंट्री सोचें 15498 की। एक्सपेंस डेबिट, देखिए आपने तो IS 41 पढ़ा हुआ है, तो IS 41 में कोई ऐसा सवाल किया था जिसके अंदर उनको चारा खिलाया गया था या नहीं किया था? कोई मसला नहीं किया था। तो असल में उनको जो चारा खिलाया जाता है उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट। और क्रेडिट क्या करें? फूड इन्वेंट्री। लेकिन उसमें हम ये करते थे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, लेकिन अब कॉस्ट ऑफ सेल तो है नहीं क्योंकि ये बेचना है नहीं, ये सेल तो नहीं होना, इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए एंट्री कर दी एक्सपेंस डेबिट फूड इन्वेंट्री क्रेडिट। जी डेट बताएं। चलें P&L बैलेंस शीट बना दें, मांगा नहीं हुआ उसने, बना दें। जी बोले। P&L में क्या जाएगा? एक्सपेंस ऑफ फूड कितना? दिल चाहता है तो एक्सपेंस को नेगेटिव में लिख दें, और एक्सचेंज गेन जी 540। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? इन्वेंट्री जी 10332। ये कहां से निकाला है आप लोगों ने 10332? ये 40% है ना, ये 40% है, लेकिन इसको उस तरह करें, वो जो पढ़ा नहीं हुआ 25830, ये देखें 25830 का खरीदा था, कितना इस्तेमाल हो गया? 15498, तो पढ़ा कितना रह गया? 10332। एनीथिंग एल्स? नथिंग। करंट लायबिलिटीज कितना पेएबल जाएगा? नहीं 7380 माइनस 540 क्यों? आप इधर से उठाएं 6840, 6840 पेएबल 6840।
इस कैंपस की छतें ज़्यादा ऊपर हैं, ये सही है। ओके, अब वो बनाओ, अगला कार्ड डालो, ये वाला भिजवा दो।